नमस्कार दोस्तों, आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या ये? जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि एक कानून और मैं लेके आने वाला हूं जिसमें आगे चल के हमको देखने को मिल सकता है कि और आंदोलन होंगे, दंगे होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, ये सब चीजें देखने को जैसे कि पिछले 6-7 साल से हमको देखने को मिल रहा है। जब भी कोई नया कानून आता है तो एक प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, तो ऐसा ही कुछ हो सकता है अभी आने वाले दिनों में हमको देखने को फिर से मिले, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हवा फिर से चलने लग गई है। उससे पहले मैं अपने एक सब्सक्राइबर का थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने मेरे को पिछली वीडियो में कमेंट करके अलर्ट किया। उनका नाम है मिथिरा, तो थैंक यू सो मच। एक और सब्सक्राइबर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उनके काफी लवली एक कमेंट था जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा। MSB गेमिंग, थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली कमेंट। जब से दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी एक ऑब्जर्वेशन में ये बात बोली है सरकार को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, तब से न्यूज चैनल वालों ने एक हंगामा सा क्रिएट करना शुरू कर दिया है। उनको खुशी हो गई है इस बात की कि नया एक कानून आने वाला है, तो शायद हमको और TRP देखने को मिले और अच्छे आंदोलन देखने को मिले, दंगे होंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे तो TRP बढ़ेगी, एडवर्टीजमेंट मिलेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है ये कि किसी कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी हो। ऐसा पिछले काफी सालों में काफी सारी जजेस ने ये सारी बातें बोली हैं। ऐसे काफी सारे केसेस रहे हैं जिसके अंदर ऐसा जजेस को फील हुआ है कि जैसे कोई डिवोर्स केस आ गया, कोई सक्सेशन का केस आ गया, कोई प्रॉपर्टी केस आ गया, जिसके अंदर ऐसा फील हुआ कि अलग धर्म के लोगों के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। अब ऐसा उनको फील क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं जजेस को भी इस चीज से परेशानी झेलनी पड़ती है कि हिंदूज के लिए एक अलग लॉ है, मुसलमानों के लिए एक अलग लॉ है, क्रिश्चियंस के लिए एक अलग लॉ है, पारसीज के लिए एक अलग लॉ है। तो जितने भी सक्सेशन या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड या फिर मैरिज डिवोर्स रिलेटेड लॉज होते हैं, इनमें काफी परेशानियां देखने को मिलती है। एडवोकेट्स को ही नहीं, साथ में जजेस को भी और आम जनता को तो परेशानी होती है जब वो कोर्ट में जाते हैं तब। अब कुछ लोग ऐसे प्रोटेस्ट करने वाले भी आपको दिखेंगे जिनका कभी जीवन में उनका कोर्ट से पाला ना पड़ा हो, कभी किसी प्रॉपर्टी के केस में ना फंसे हो, डिवोर्स केस में, मैरिज के केसेस में ना फंसे हो, मगर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लाया जाएगा तो एक से एक आपको धुरंधर देखने को मिलेंगे जो कि एक से एक अच्छी अच्छी बुराइयां करने के लिए खड़े हो जाएंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से तो ये हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से तो वो हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, तो मुसलमानों के जो कुछ कानून है वो अभी भी शरिया या कुरान से लिए गए कानून है जो कि हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में या जुडिशरी में अभी तक चले जा रहे हैं, और ये अभी से नहीं, काफी सालों से चल रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में पूरा अच्छे तरीके से समझा दूंगा, तो वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करें लोगों के साथ। 70% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वीडियो देख के चले जाते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। तो अगर देश एक है, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक है, देश के लिए कानून भी एक होना चाहिए, तो मगर हर रिलीजन के लिए अलग अलग कानून क्यों हैं? अगर इंडिया सेकुलर है तो सेकुलर कंट्री के हिसाब से तो सारे रिलीजन को एक ही कानून को मानना चाहिए, सबके लिए एक ही लॉ बुक होनी चाहिए, उसी हिसाब से चलना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो सही, हम उसके हिसाब से तो चलते हैं, मगर पर्सनल लॉज की यहाँ पर बात हो रही है, जो सिविल लॉज होते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि मुसलमानों के जो कुछ कानून है वो पर्सनल लॉज हैं, ऐसे ही क्रिश्चियंस के हैं, ऐसे पारसीज के हैं, ऐसे हिंदूज के भी हैं। मगर क्या आपको पता है कि इंडिया सेकुलर होने के बावजूद भी आजादी के इतने सालों बाद से लेके अभी तक सेकुलर तो है, नाम का सेकुलर है, मगर धर्म के आधार पे, कानून के आधार पे अभी तक हम बटे हुए हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल है, आज भी इंडिया के अंदर हर धर्म के लिए सिविल लॉज अलग अलग हैं, जैसे मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, हिंदूज, इनके लिए सिविल लॉज अलग अलग है, बट क्रिमिनल लॉ एक ही है। जैसे कि इंडियन पिनल कोड IPC, क्रिमिनल लॉ तो एक ही रखा गया, बट सिविल लॉज अलग अलग कर दिए। बट ऐसा किया क्यों और इसके पीछे रीजन क्या थे? हम सबको पता है पॉलिटिकल रीजन क्या रहे होंगे, और माइनॉरिटी को अपीजमेंट करने के लिए अलग कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, कि क्यों एक संरक्षण दिया गया उनके बनाए गए कानूनों द्वारा कि एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी को या पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक अपीजमेंट किया जाए कि हाँ जी ठीक है, आपके हिसाब का हम कानून दे देते हैं और आपको जैसे चलाना हो अपना कानून आप वैसे चलाइए। अब मैं आगे आपको बताऊंगा इसकी लीगैलिटी के बारे में कि ये लीगल फ्रेम में कैसे सेटअप होता है, और इसके बारे में आज ही बात नहीं हो रही है, ये आजादी के समय पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी तब से लेके अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आवाज उठती रही है और उठती रहेगी।
क्योंकि एक सेकुलर कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक समान कानून होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी डायरेक्शन है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी उसका मेंशन है। आर्टिकल 42 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके बारे में मेंशन करता है। और जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर, तो वो जरूर जाके देखें। उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरीके से निर्देश लिखे हुए हैं और दिए हुए हैं कि सरकार को इन निर्देशों के ऊपर पालन करना है। जब उनको सही लगे तब वो उसके ऊपर पालन करे, बट करे जरूर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी 36 से लेके 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो 44th जो आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, उसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन है। तो ये अभी से नहीं डला हुआ है, ये तभी से डला हुआ है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था। वो बात एक अलग है कि भीमराव अंबेडकर जी के कई बारी कहने पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया गया, और आज तक आजादी के 70 साल बाद तक भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया गया। ऐसे काफी सारे ऑर्डर्स है जिसके अंदर जजेस ने खुद से बोला है, एक तरीके का सजेशन दिया है सरकार को कि अब सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देना चाहिए। हमको पिछले काफी सालों में ऐसे केसेस देखने को मिला, जैसे कि एक शाहबानो का केस था, एक लेजेंडरी, एक आइकॉनिक एक केस था जिसके अंदर सबको पता है कि क्या हुआ था, मगर उसके अंदर भी जजेस को फील हुआ था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज नहीं तो कल किसी ना किसी सरकार को तो एक कदम उठाना ही पड़ेगा। अब हमें उम्मीद सिर्फ मोदी सरकार से ही है, क्योंकि उन्होंने 370 आर्टिकल को हटाने वाला जैसा साहसी काम करके दिखा दिया है। और उसके बाद फिर हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोदी सरकार से कि वो ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए। और जैसे कि आपको पता है, आपने न्यूज़ चैनल्स में तो देख ही लिया होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी लाया जा रहा है यूपी सरकार द्वारा। और जिन्होंने मेरी उस पे वीडियो नहीं देखी उस टॉपिक पे, तो वो भी जरूर चेक कीजिए। तो किसी ना किसी सरकार को तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। अगर वो फ्यूचर में अगर आती है तो उनको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना पड़ेगा। ये जरूरत है, ये मांग है, या आज के समाज की, आज के देश की मांग है कि सबके लिए एक कानून हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या इनइक्वालिटी ना हो। अब जरा आप खुद सोचिए, एक बच्चे को 4 टॉफी खाने को मिलती हैं, वहीं दूसरे बच्चे को 1 टॉफी मिलती है खाने के लिए, तो क्या दूसरे बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा जिसको 1 टॉफी मिल रही है? तो कुछ समझाने की मैंने इसी तरीके से कोशिश करी है, जैसे कि एक व्यक्ति को 4 शादियां करने का फ्रीडम है, दूसरे को 1 शादी करने का फ्रीडम है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसी तो काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी जगह जगह पे। हमारे लॉज के अंदर ही ये सारी चीजें हैं कि जहां पर जेंडर के नाम पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जहां पर रिलीजन के नाम पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो चलिए, ये तो रही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिशर्स के डिवाइड एंड रूल के शिकार हम अभी तक हैं। 1835 के अंदर जब हमारे लॉज लिखे जा रहे थे, शुरुआत तभी से ही हो गई थी 1835 में, जब ब्रिटिशर्स थे। एक्चुअली ज्यादातर लॉज हमारे ब्रिटिशर्स ने लिखे हैं। तो जब 1835 में हमारे लॉज लिखे जा रहे थे, तो पहले बारी आई क्रिमिनल लॉज की, जिसके अंदर आता है हमारे इंडियन पिनल कोड आईपीसी। तो इंडियन पिनल कोड जो क्रिमिनल लॉ है, सबके लिए तो एक समान रखा कि भाई अगर एक मुसलमान मर्डर करेगा या फिर अगर एक हिंदू मर्डर करेगा तो सजा दोनों को एक बराबर होगी। क्रिमिनल लॉज तो दोनों के लिए सेम है, सिखों के लिए सेम है, बुद्धिस्ट के लिए सेम है, सबके लिए सेम है। बट सिविल लॉज की बारी जब आई तो क्रिश्चियंस के लिए अलग कर दिया गया, मुसलमानों के लिए अलग कर दिया गया, हिंदुओं के लिए अलग कर दिया गया। वहां पर यूनिफिकेशन या यूनिफाइड जो चीज होनी चाहिए थी, यूनिफाइड लॉज जो होने चाहिए थे, वो हमको देखने को नहीं मिले। वहां पर सबके लिए अलग अलग करना शुरू कर दिया। तो मेरा ये मानना है, इंडिया जैसे सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, जहां पर इतने सारे रिलीजन हो, इतने सारे बिलीफ्स और फेथ्स हो, वहां पर एक कानून होना बहुत जरूरी है, ताकि एक यूनिटी आए देश के अंदर। सबको अगर एक ही समान, एक ही तराजू में तोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, एक पर्टिकुलर माइंडसेट वाले लोग हैं जिनको हर एक कानून से परेशानी होती है। उनको पता नहीं क्यों लगने लग जाता है, या उनको ऐसे लोग भड़काने लग जाते हैं कि ये जितने भी कानून आ रहे हैं वो सारे के सारे एंटी मुस्लिम। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के, कि जैसे चलता है चलते रहने दो जी, क्या फर्क पड़ रहा है, सही तो चल रहा है सब कुछ। अब मैं बता दूं कि फर्क क्या पड़ेगा। मैं एडवोकेट हूं, तो पहले मैं एडवोकेट्स की बात करूंगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं और लॉयर्स हैं, उनको पहले तो कम बुक्स पढ़ने को मिलेंगी। दूसरी, जजेस को भी और लॉयर्स को भी कोर्ट्स के अंदर आसानी होगी, उनको ज्यादा केसेस के, ज्यादा बुक्स के या सेक्शंस के रेफरेंस नहीं देने पड़ेंगे, ज्यादा बुक्स की कंगाल नहीं करनी पड़ेगी, उनको 1-2 बुक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अगर हम डिवोर्स केसेस की बात करें, या फिर मेंटेनेंस केसेस की बात करें, या फिर मैरिज के
केसेस से रिलेटेड या प्रॉपर्टी के या सक्सेशन के केसेस की बात करें तो एक एक बुक्स के अंदर ही काम हो जाया करेगा। ऐसा नहीं हुआ करेगा कि आज हमारे पास कोई मुस्लिम क्लाइंट आया तो उसके लिए दोबारा से एक बारी बुक चेक करनी पड़ेगी, अगर आज हमारे पास हिंदू क्लाइंट आया तो आज हमको हिंदू से रिलेटेड लॉज वाली बुक चेक करनी पड़ेंगी। और मेरा पॉइंट नंबर 3 ये आता है कि कोर्ट केसेस जल्दी और आसानी से भी निपटेंगे। ये जो टेक्निकलिटीज के अंदर जजेस और एडवोकेट्स दोनों ही फंस जाते हैं और इवन दैट क्लाइंट्स भी फंस जाते हैं, तो इन टेक्निकलिटीज से निकलने में भी आसानी होगी, एक यूनिटी आएगी जुडिशरी में भी, एक देश के अंदर भी लॉज के नाम पे एक यूनिटी आएगी कि ऐसा नहीं लगेगा कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी हो रही है, सबके लिए एक समान लॉज होंगे। ऐसा नहीं है किसी को 4 बीवी, किसी को 1 बीवी, या फिर किसी को 2000 बच्चे पैदा करने के लिए आज़ादी मिली हुई है किसी धर्म से, या 200 बच्चे पैदा करने की आज़ादी मिली हुई है। कल को हो सकता है कि मैं कोई धर्म स्टार्ट कर दूँ और मैं अपने लोगों को बोलना शुरू कर दूँ कि ठीक है हमारे धर्म के अंदर ये चीज़ ज़रूरी है कि हर कोई व्यक्ति 100-100, 200-200 बच्चे पैदा करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक धर्म के हिसाब से देश नहीं चलना चाहिए, एक धार्मिक कानून के हिसाब से या मजहबी कानून के हिसाब से एक देश नहीं चलना चाहिए। एक देश का एक कानून होना चाहिए और उस कानून के हिसाब से हर धर्म के लोग चलने चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही असलियत में एक सेकुलर कंट्री और एक डेमोक्रेटिक कंट्री की नींव होनी चाहिए। पिछले 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी, पिछली पार्टीज ने भी कोशिश करी। जिस सरकार को 60 साल मिल जाए और वो एक ऐसा कानून ना लेके आ पाए जिसके अंदर सारे रिलीजन के लिए, सबके लिए एक कानून हो, तो मैं कहूँगा कि ऐसी सरकारों पे लानत है। उनको भी सोचना चाहिए कि अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया था, क्यों हमको अंधेरे में रखा इतने सालों से, जबकि जस्टिस ने कितनी बारी कितने केसेस के अंदर ऐसा बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब मांग है, अब लाना चाहिए, मगर सरकारें सोती रही। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम का राक्षस कुछ आज ही निकल के आ रहा है। इसके कुछ फीचर्स वाला कानून हमारे पास ऑलरेडी है, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि धर्म से हटके है, मजहबों से हटके है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक हल्की सी झलक देखने को मिलती है। ऐसी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अगर हम बात करें तो वो भी काफी हद तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही एक पार्ट है। तो आई होप ये आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया होगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली में है क्या। तो जब भी ये कानून आए तो इसको सपोर्ट करें, इसका समर्थन करें। ऐसे कानून की जरूरत है हमारे देश को। एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉ डॉक्टर शो।